हाय एवरीवन। तो मैं आज फिर से आपका एक दफ़ा फिर से वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो विजन आईएएस की पीटी 365 की बुक है, उसका करंट अफेयर आता है डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके जीएस का जो पार्ट है, पॉलिटी है, एंड वी हैव हिस्ट्री ऑल्सो, देन आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। ठीक है, तो उसका एक अलग अलग तरह, अलग अलग एक सेपरेट एक बुकलेट रिलीज होती है जो कि विजन आईएएस रिलीज करता है। बट अब जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो मैं जैसे पॉलिटी मैंने ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मैं पॉलिटी फिर भी लेके बैठी हूँ। नहीं, ये जो पॉलिटी में लेके बैठी हूँ, ये जिसमें 220 पेजेस की ये बुकलेट है, इसमें सारे जितने भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको इन्होंने मर्ज कर दिया गया है, और फिर उसमें से जो भी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये अपडेटेड वाली हमारे पास यहाँ पे बुकलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस अपडेटेड वाली बुकलेट को हम लोग इसको शुरू करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या क्या है जो अपडेटेड है और जो बाकी हमने जो सेपरेट सब्जेक्ट को कवर किया है। सो इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, वी ऑल नो दैट हमारा जो देश है, भारत है, वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी का एक, हम कह सकते हैं एक तरह की डेमोक्रेसी अगर आज अलाइव है तो दैट इज बिकॉज ऑफ इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने डेमोक्रेसी को एक पहचान दी है। डेमोक्रेसी हम जानते हैं कि इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द होल वर्ल्ड, राइट। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ ऐसे लॉज की यहाँ पे बात हो रही है जिसके हिसाब से जितने भी हमारा जो देश है, भारत है, वहां पे सबके लिए, जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सिटीजन हैं, सबके लिए सेम लॉज हो। लॉज तो देखिए आपने जैसे हिंदू मैरिजेस एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, मुस्लिम कुछ लॉज के बारे में भी पढ़ा होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे डिवोर्स का एक एग्जाम्पल हम ले ले, डिवोर्स का एग्जाम्पल ले ले अगर हम मुस्लिम्स में, तो वो मुस्लिम का जो कानून है, जो शरिया का जो लॉ है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है कि ये जो जितने भी मुस्लिम लॉज है, हिंदू लॉज है, इन सबको खत्म करके हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बने जो सारे सिटीजन के लिए समान। उत्तराखंड की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है, 2024 का बिल, उत्तराखंड। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए थे। जैसे शाहबानो का एक केस आया था 1985 में, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जो था उसने हाईलाइट किया था कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड की एक नीड है, स्पेशली इन मेंटेनेंस ऑफ मैटर्स। फिर उसके बाद 1995 में सरला मुदगल केस आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत है ताकि जेंडर इक्वालिटी को हम प्रैक्टिस कर सके रिलीजन्स के अमंग। ठीक है, उसके बाद आया था हमारा पोलो कॉन्टिन्हो वर्सेस मारिया लुइजा वैलेंटीना पेरेरा 2019। यहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया था कि यूनिफॉर्म लॉज यहाँ पे आए, उनकी यहाँ पे कमी है। तो विद इन दिस उत्तराखंड पहला एक स्टेट बन जाता है कंट्री में जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड पास किया है। तो ये हमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको याद रखने की ज़रूरत है कि उत्तराखंड हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्या किया है, पास किया है। उसके बाद असम की बात करें, गुजरात की बात करें, असम गुजरात भी दूसरे स्टेट है। गुजरात जहाँ पे हमारे जहाँ के पीएम नरेंद्र मोदी हैं, एंड असम जो कि एक ईस्टर्न स्टेट है, ये भी स्टेट है जो वर्क कर रही है कि इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का। गोवा की अगर हम बात करें, इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ फॉर्म ऑफ कॉमन सिविल कोड इज प्रैक्टिस। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा सिर्फ एक ऐसा प्लेस है पूरे भारत में जहाँ पे कॉमन सिविल कोड प्रैक्टिस रहे हैं। हम सब जानते हैं कि पोर्टुगीज यहाँ पर रहते थे, तो पोर्टुगीज एक सिविल कोड लेके आए थे 1867 में, तो गोवा में वो ही यहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है।
अब हम बात करते हैं, हमने बात तो कर ली है कि भाई देखो, देखने में तो लग रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते भी हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। इट प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। पूरा जो देश है उसके लिए सिर्फ एक कानून हो, जो जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज है सब पे वो अप्लाई कर सके। उनके पर्सनल मैटर्स में, जैसे कि मैरिजेस होते हैं, डिवोर्स होते हैं, इनहेरिटेंस को लेके, एडॉप्शन को लेके, सक्सेशन को लेके। आर्टिकल 44 की अगर हम बात करें, जो कि पार्ट 4 का है, डायरेक्ट करता है कि स्टेट को एंडीवर करना है कि वो जितने भी सिटीजन है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। सिटीजन आर यूसीसी थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये क्या कहता है, स्टेट कहता है। करंट स्टेट क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर हम बात करें तो उसका करंट स्टेटस देख लेते हैं अपने इंडिया में। डिफरेंट रिलीजियस यहाँ पे कम्युनिटीज है, तो यहाँ पे कुछ सिस्टम है पर्सनल लॉज का जो उनको गवर्न करता है, विच हैव बीन कोडिफाइड ओवर द इयर्स थ्रू वेरियस पीसेस ऑफ लेजिस्लेशंस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हिंदू पर्सनल लॉ है, इज कोडिफाइड थ्रू 4 लेजिस्लेशन। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट आया था 1955 का, फिर उसके बाद हिंदू सक्सेशन एक्ट आया था 1956 का, फिर उसके बाद आया था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 का, हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट आया था 1956 का। तो 3 एक्ट तो ये 1956 में भी आ गए थे, हिंदू सक्सेशन, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। हिंदू में हमारे यहाँ पे सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं फॉर द पर्पज ऑफ दीज लॉज। अब यहाँ पे अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो आर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज इन इंडिया इन एक्ट सच एज, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939। तो ये जो जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है 1937 का, या फिर डिसोल्यूशन है ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एक्ट 1939 का, ये आ जाते हैं हमारे देश की आज़ादी से पहले के। तो देश की आज़ादी से पहले ही ये एक्ट हमारे एग्जिस्टेंस में थे। कुछ यहाँ पे सेक्युलर लॉज भी है, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का है, जिसके अंदर इंटर रिलीजन मैरिजेस होती हैं। जैसे हिंदू मुस्लिम से शादी कर सकता है, मुस्लिम सिख से शादी कर सकता है, सिख हिंदू में शादी कर सकता है, डिफरेंट रिलीजन में शादी हो जाती है, जो कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होती है। फिर उसके बाद आता है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। ये एस्टेब्लिश करता है राइट एंड ड्यूटीज किसकी, गार्जियन की। 6 शेड्यूल की हम बात करें, लद्दाख के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लद्दाख को एक ट्राइबल एरिया की तरह यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जाए अंडर द 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल होता क्या है और ऐसी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है जिससे लद्दाख के लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलिए हम देखते हैं। 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसमें आते हैं आर्टिकल 244 क्लोज 2 और आर्टिकल 275 क्लोज 1। तो यहाँ पे क्या होता है, इज प्रोवाइडेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275, 244 क्लोज 2 का है, 275 क्लोज 1 का है। इससे जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, डिस्ट्रिक्ट है, मेनली MAMT ममता, राइट, MAMT ममता, MAMT मैम्ट, इस ऐसे हम याद कर सकते हैं। 6th शेड्यूल का क्या प्रोविजन है, ये गवर्नर जो होता है उसको एम्पावर कर सकता है, कर देता है कि गवर्नर क्रिएट कर सकता है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल इन दीज 4 स्टेट। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बन सकती है, रीजनल काउंसिल भी बन सकती है 4 स्टेट में। कंपोजिशन क्या क्या है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कंसिस्ट करती है ऑफ नॉट मोर देन 30 मेंबर्स, 30 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते हैं, जिसमें से 4 गवर्नर नॉमिनेट करता है, जबकि जो बाकी है उनको इलेक्ट करके बुलाया जाता है। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे 46 मेंबर है, ठीक है। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एंड ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल। अब बात आती है ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल की, तो अगर हमारे पास मल्टीपल शेड्यूल ट्राइब्स है
एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में, तो गवर्नर क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है एरिया को इनहैबिटेड बाय देम इनटू ऑटोनोमस रीजन। कुछ पावर यहाँ पे दी गई है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पे और ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल को अंडर 6th शेड्यूल। पावर क्या क्या दी गई है, जैसे लेजिस्लेटिव अगर हम पावर दे तो इसमें इनके पास पावर है कि ये क्या बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं लैंड्स के मामले में, फॉरेस्ट को मैनेजमेंट के मामले में। यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व जो फॉरेस्ट होते हैं वो एक एक्सेप्शन है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को लेके, चीफ्स को लेके या फिर हेडमैन के अपॉइंटमेंट को लेके। अब अगर हम देखें प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस हो रहा है, मैरिजेस हो रही हैं, डिवोर्स हो रही है, स्पेशल प्रैक्टिसेस है, यहाँ पे भी ये जो है इनको, इन स्टेट को लेजिस्लेटिव पावर दी जाती है। रेगुलेशंस एंड कंट्रोल किसका, मनी लेंडिंग का या फिर और ट्रेडिंग बाय एनी पर्सन दैट इज यू नो ओके। सो यहाँ पे ट्राइब रेसिडेंट इन दैट शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट। एग्जीक्यूटिव पावर क्या क्या दी जाती है, पावर टू एस्टेब्लिश और मैनेज प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल को वो मैनेज कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डिस्पेंसरीज को भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, मार्केट्स को, कैटल पोन्ड्स को, फिशरीज को, रोड्स को, रोड ट्रांसपोर्ट को एंड वाटरवेज को इन द डिस्ट्रिक्ट। Councils are also authorized to prescribe the language and the manner of instruction in the primary schools. Judicial power भी दी जाती है, empowered to constitute the village and district council courts। तो judicial power में क्या होता है कि जो ये जो स्टेट हैं ये विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के कोर्ट्स बना सकते हैं। नो कोर्ट्स एक्सेप्ट द हाई कोर्ट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स हैज द jurisdiction over such suits or cases of the council courts. However, ये जो council courts हैं, they are not given the power to decide cases involving offences punishable by death or imprisonment for 5 or more years. ये जो काउंसिल जो कोर्ट्स होते हैं छोटे मोटे केसेस को ही देख लेते हैं, बल्कि जो जहाँ पे डेथ का पनिशमेंट देना हो या फिर 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो, ऐसा कुछ क्राइम किया हो, तो फिर ये जो काउंसिल कोर्ट्स है विलेज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कोर्ट्स के, उस केस में ये जो है जुडिशरी नहीं, जुडिशियल पावर इनकी नहीं रहती है। फाइनेंशियल पावर देख सकते हैं, ये अपना प्रिपेयर कर सकते हैं बजट अपनी काउंसिल के लिए। एम्पावर्ड टू असेस एंड कलेक्ट लैंड रेवेन्यू एंड इम्पोज टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स एटसेट्रा। They are empowered to grant licenses or lease for extraction of minerals within their jurisdiction. 5th and 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें, फीचर्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी। 5th शेड्यूल applies to certain tribal areas in any states of India currently in 10 states। 5वां जो शेड्यूल है वो कहाँ पे अप्लाई होता है, 10 स्टेट में अप्लाई होता है। 6th शेड्यूल अप्लाई होता है सिर्फ ट्राइबल एरियाज में इन द 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक, 5th शेड्यूल सिर्फ कुछ सर्टेन ट्राइबल एरियाज में और ये किसी भी स्टेट्स में। करंटली ये 10 स्टेट में। 6th शेड्यूल बेसिकली ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे ये अप्लाई होता है और वहाँ पे भी मैम। एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है। 6th शेड्यूल में अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या फिर रीजनल काउंसिल यहाँ पे होती है। ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देखें, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बीइंग द क्रिएशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, इनके पास लिमिटेड पावर होती है विच आर मोस्टली एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल के पास एक्सटेंसिव पावर होती है इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल पावर, जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। एम्फेसाइजेस मोर ऑन प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल राइट्स, यहाँ पे ट्राइबल राइट्स के प्रोटेक्शन की बात की जाती है। बट 6th शेड्यूल में देखें तो ये सेल्फ गवर्नेंस पे ज़्यादा फोकस करता है। पीसा एक्ट 1996 का यहाँ पे एप्लीकेबल है, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस,
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया है जजमेंट ऑन द केस कंसर्निंग द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ है। ये एक माइनॉरिटी का यूनिवर्सिटी है, इट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की हम बात करें, आर्टिकल 30 क्लोज 1 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है राइट किसकी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज की, कि उनके पास एक राइट है कि वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपनी चॉइस का। फिर आता है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004 का। सो इट वाज इनेक्टेड टू सेफगार्ड एजुकेशनल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। जो हमारे जो आर्टिकल 30 क्लोज 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें है ये कमीशन बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। ओके, माइनॉरिटीज एंश्राइन्ड। तो कमीशन क्वासी जुडिशियल बॉडी है और पावर होती है, सिविल कोर्ट की पावर है इसके पास, डिसाइड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन एज माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 6 रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, जो माइनॉरिटीज है मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, क्रिश्चियन, सिख, Buddhist, Parsi and Jain. However, minorities communities is not defined in the constitution. लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में माइनॉरिटी कम्युनिटी को डिफाइन नहीं किया हुआ है। कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लेते हैं। आर्टिकल 30 क्लोज 1, आर्टिकल 31A, in case of acquisition of any property of an education institution established and administered by minority, ड्यू कंपनसेशन टू बी प्रोवाइडेड। कि अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, उसको एस्टेब्लिश करना है और वो माइनॉरिटी का है, तो वहाँ पे एक्विजिशन भी होगा प्रॉपर्टी का, तभी वहाँ पे वो एस्टेब्लिशमेंट हो पाएगा, तो उनको कॉम्पनसेशन देने की भी जरूरत है। माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है आर नॉट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट द रिजर्वेशन पॉलिसी अंडर सेक्शन 3 of Central Education Institution Reservation in Admission Act 2006 as amended in 2012। Minority Education Institution यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते रिजर्वेशन पॉलिसी को। जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जैसे वहाँ पे एडमिशन रिजर्व होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 का ये एप्लीकेबल नहीं है माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो एडेड है या फिर अनएडेड है। अब यहाँ पे फंक्शंस देखते हैं पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर्स का या फिर लोकल गवर्नमेंट्स का। पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन इन राज्यसभा। ओके, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो यहाँ पे वाइस चेयरपर्सन देख लेते हैं राज्यसभा का, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा चेयरमैन रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन आ जाते हैं। अब यहाँ पे चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पैनल किसका, वाइस चेयरपर्सन। चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूट करते हैं पैनल किसका, वाइस चेयरपर्सन का, अंडर रूल 8 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर and conduct of business in the Council of State Rajya Sabha. These rules are framed under Article 118 of the Constitution. Any of the members of panel may preside over Rajya Sabha in absence of chairman and deputy chairman. So ये जो rules है ये आर्टिकल 118 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके वहाँ पे फ्रेम हुए हैं। कोई भी मेंबर जो है पैनल का वो प्रिसाइड ओवर कर सकता है राज्यसभा को, अगर वहाँ पे चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन नहीं है। ये होल्ड करते हैं ऑफिस जब तक एक नया पैनल नॉमिनेट नहीं हुआ है, राइट।
जब ऑफिस जो है दोनों चेयरमैन का, डेप्यूटी चेयरमैन का, वो वैकेंट होता है, तो ड्यूटीज होती है ऑफिस ऑफ चेयरमैन की, वो परफॉर्म की जाती है बाई सच मेंबर ऑफ राज्यसभा एज प्रेसिडेंट में अपॉइंट। देखिए, चेयरमैन है, डिप्यूटी चेयरमैन नहीं है, उनकी जो वैकेंसी है वो है, सीट वैकेंट है, तो फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेगा, चूज करेगा मेंबर राज्यसभा के, और वो अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभा सकते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स, प्राइम मिनिस्टर रिप्लाइड टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है, एक फॉर्मल मोशन मूव होता है हाउस में, एक्सप्रेस करता है इसका ग्रैटिट्यूड टू द प्रेसिडेंट फॉर द एड्रेस डिलीवर्ड बाय हिम और हर अंडर आर्टिकल 87 क्लोज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मोशन ऑफ थैंक्स में जनरली प्राइम मिनिस्टर थैंक यू बोलता है वाइस प्रेसिडेंट को। आर्टिकल 87 है कॉन्स्टिट्यूशन का, रिक्वायर्स द प्रेसिडेंट कि वो एड्रेस करे दोनों हाउसेस को, पार्लियामेंट को, जब वो असेंबल हो जाते हैं एक साथ, और इन्फॉर्म करे पार्लियामेंट ऑफ द cause of its summon at the commencement of first session after each general election to the House of the People and the first session of each year. It must be adopted in both the houses of the parliament. It can be adopted with amendments. Ministers without portfolio. मद्रास हाई कोर्ट ने क्वेश्चन किया है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट को अबाउट कंटिन्यूएशन ऑफ एन एक्यूज्ड एज मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो। मिनिस्टर्स विदाउट पोर्टफोलियो क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 अलाउ करता है प्रेसिडेंट को ओन एडवाइस ऑफ पीएम टू entrust responsibility of specialized business to a union minister without portfolio.